इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ आलमबाग में 2 लाख लोग पी रहे हैं गंदा पानी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ के आलमबाग में गंदा पानी पी रहे हैं लोग। पानी की पाइपलाइन पर डाली गई है सीवर लाइन। लोग परेशान हैं। गुरु नानक नगर, गीतापल्ली, ओम नगर में गंदे पानी की सप्लाई लगातार चालू है। रामजी लाल नगर और नटखेड़ा में भी गंदे पानी के संकट से लोग परेशान हैं। इंदौर के बाद लखनऊ में भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लाइन पानी और सीवर की लाइन जुड़ने से स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। आलमबाग के लोग गंदे पानी के कारण काफ़ी परेशान हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ के आलमबाग इलाके में लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पानी की पाइपलाइन के ऊपर सीवर की लाइन डाल दी गई है, जिससे 2 लाख से अधिक लोग इस संकट से जूझ रहे हैं। गुरु नानक नगर, गीतापल्ली, ओम नगर, रामजीलाल नगर और नटखेड़ा सहित आसपास के कई मोहल्लों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इससे स्थानीय लोग स्वास्थ्य समस्याओं और संक्रमण के जोखिम में हैं। इंदौर के बाद लखनऊ में भी यह स्थिति गंभीर हो गई है। प्रशासन और जल निगम से जल्द समाधान की मांग उठाई है। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ ये पूरा मामला है? इंदौर में दूषित पानी से लोग बीमार हुए, वहां पर भी ये देखने को मिला, और अब इंदौर के बाद लखनऊ में भी गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये खबर है लखनऊ के पॉर्श इलाके कहे जाने वाले आलमबाग क्षेत्र की, और आलमबाग में गुरु नानक वार्ड पड़ता है, वहाँ का ये वाकया है। देखिए गुरु नानक नगर, गीतापल्ली, रामनगर, ये वो तमाम जगह हैं, आसपास के इलाके हैं जहाँ पर गंदा पानी पीने के लिए तकरीबन 2 लाख की आबादी है पुष्पेंद्र, जो मजबूर है। कारण ये है कि पहले के वक्त में यहाँ पर वाटर पाइपलाइन नीचे की तरफ थी, और उसके बाद सकरी गलियों के अंदर जब सीवर की सीवेज पाइपलाइंस को डाला गया तो वहां पर सही से मॉनिटरिंग नहीं करी गई, और जो वाटर पाइपलाइंस थी उसके ऊपर से होते ही सीवर की पाइपलाइन गुजार दी गई। ऐसे में देखिए क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, और जहां पे छोटी गलियां भी कुछ कुछ इलाकों में बीच में देखने को मिलती हैं, खास तौर पे नरपट खेड़ा का वो इलाका जहां पर कुछ सकरी गलियां हैं, और उसके अंदर पानी की पाइपलाइन के ऊपर जब सीवर की पाइपलाइन डाली गई तो वहां पर देखिए काम करना भी एक तो मुश्किल, और ऊपर से अब डबल आफत, क्योंकि जो जल निकासी है पहले से वहां बाधित होती थी, क्योंकि वहां पे छोटी गलियों के होने की वजह से जो निकासी थी जल की, नालियों का जाल था, वो भी ध्वस्त बताया जाता है। और वहीं दूसरी ओर अब देखिए अब जो घरों में पानी आ रहा है पीने के यूज में, वो भी इसके चलते दूषित हो गया है। तो तकरीबन पुष्पेंद्र 2 लाख की आबादी है जो अब सफर कर रही है। हालिया तस्वीरें देखिए इंदौर से हम सब ने देखी, जहां तमाम अमूल्य जिंदगियां जो है वो समाप्त हो गई, सिर्फ गंदा पानी जो पीना है उसके चक्कर में जो है, मतलब आप देखिए पूरा एक कियोस सब देखने को मिला कि पानी, मतलब देखिए ये बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है, नॉर्मल सी बात है कि अब सरकार अगर पानी भी नहीं प्रोवाइड करा पा रही तो बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह देखने को मिलता है। इंदौर में तस्वीरें हुई, लेकिन देखिए सबक हमने कहीं से नहीं लिया। अब वही तस्वीरें जो है वो लखनऊ में देखने को मिल रही है, और लखनऊ के कैसे इलाके से देखने मिल रही है, आलमबाग के उस इलाके की जहां पर बेहद ही पॉश इलाका है, जहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी रहते हैं। ऐसे में उनके उनसे लगे हुए जो इलाके हैं, गीतापल्ली का इलाका हो, रामजी लाल नगर का इलाका हो, नटखेड़ा, ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ देखिए 2 लाख की वो आबादी है पुष्पेंद्र, जो खराब पानी पीने के लिए विवश है। लेकिन इस पर देखिए अब एक फैसला भी जो है लेकर लिया गया है नगर विकास की तरफ से कि अब जल्द ही जो शिफ्टिंग का कार्य है पाइपलाइंस का, उनको डिगअप करके वहां से हटाने का, सीवेज पाइपलाइंस को, अब ये किया जाएगा। लेकिन अभी इसका ना कोई ड्राफ्ट नजर आ रहा है, ना ही कब तक ये काम होगा इसका कोई आधिकारिक बयान आया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में देखिए अधर में तकरीबन 2 लाख जिंदगियां हैं जो अटकी हुई हैं। अनुराग, क्या अभी तक किसी के बीमार होने की खबरें सामने आई हैं कि दूषित पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब हो रही हो? कोई ऐसा मामला सामने आया है अभी?
जी देखिए, नटखेड़ा का वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रही हैं गंदे पानी की सप्लाई की। ऐसे में नटखेड़ा में जो पेशेंट्स हैं उनकी आबादी अभी तक तो नहीं देखे नहीं बढ़ी, आगे जो पेशेंट्स हैं उनके ग्राफ आता नजर आ सकता है। लेकिन इसके पहले संज्ञान जो है वो लिया गया है और ऐसे में अब शिफ्टिंग की बात कही जा रही है कि आप गड्ढे को खोद करके और उसके बाद जो वहां पर जो पाइपलाइंस का जाल है, सेवेज पाइपलाइंस का, उनको अलग थोड़ा करा जाएगा, पानी की पाइपलाइन को अलग किया जाएगा और उसके बाद सफाई होगी। क्योंकि जैसे ही ये खबरें देखे सामने आई उसके बाद हरकत में विभाग जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन एक देखिए इसमें एक बड़ी बात और निकल के आती है कि पहले तो सीवेज की पाइपलाइन पड़ जाती है लाखों करोड़ों का बजट लगा करके, क्या उस समय यह आकलन नहीं होता कि गंदा पानी भी साथ में सप्लाई होगा? अगर नहीं हुआ है आकलन तो ये भी एक फेलियर है। लेकिन देखिए इन सब चीजों के बीच में अभी तक बीमार होने की कोई सूचना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो विभाग है वो अलर्ट मोड पर है और अब वापस से गड्ढे को खोद करके जो सप्लाई चैन है वहां की उसको अलग शिफ्ट किया जाएगा और वाटर सप्लाई जो है वो सेवेज से अलग अलग करिए, दूरी बरकरार रखी जाएगी, जिससे जो लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश है उनकी समस्या का निदान हो सके। पुष्पेंद्र। बिल्कुल अनुराग, और क्योंकि इंदौर का मामला देखने के बाद जिस तरह की जो खबरें सामने आ रही थी, जहां जहां पर दूषित पानी था, ठीक है, तो विभाग तुरंत अलर्ट हो गए। अब लखनऊ में ये जो मामला सामने आया है और इसमें कब तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी? ये जो दूषित पानी की समस्याएं हैं, लोगों को साफ पानी कब तक प्रोवाइड किया जा सकता है? जी देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि अब जब से ये मामला सामने आया है और खास तौर पे आलमबाग जैसे पॉश इलाके में जब सामने आया है और एक बड़ी आबादी का ग्राफ जब इससे इफेक्ट होता है तो विभाग हरकत में आता है। साफ तौर से वो जो है वो कहा जाता है विभाग की तरफ से कि देखिए अब हम इसको ठीक करेंगे और जो हमारी सेवेज की पाइपलाइन है उसको हम अलग जॉनर में रखेंगे और दूसरी तरफ वाटर सप्लाई की पाइपलाइन रखेंगे। लेकिन समय सीमा की जो मियाद है वो अभी तय नहीं करी गई है, कब से काम शुरू होगा, कब से वहां पर जो है वो जो दोनों पाइपलाइंस हैं उनको डिफरेंट एंगल्स पे सेट किया जाएगा। इसका पूरा एक डाटा ग्राफ जो है कि किस तारीख तक ये काम पूरा हो सकेगा और उस तारीख के बाद अच्छा सप्लाई पी सकेंगे वो लोग पानी का। तो ऐसे में देखिए वो डेट्स जो है अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अभी इन सब चीजों के बीच में जो लोग हैं वो कयास यही लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए और अधिकारियों से दरखास्त भी यही है। लेकिन अभी किसी भी तरीके की कोई भी डेट या कोई भी मंथ जो है वो अभी स्पष्ट रूप से अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से नहीं बताया गया है। पुष्पेंद्र। ठीक है अनुराग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ सरदना के कपसाड़ गांव में युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या के मामले में गंभीर रूप ले लिया है। घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक अपहरण युवती और आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है जो अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं। गुरुवार सुबह युवती अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी, तभी मुख्य नामजद आरोपी पारस सोम ने अपने साथियों के साथ युवती का अपहरण कर लिया। विरोध करने पर मां पर हमला किया गया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। परिजन और ग्रामीण शव रखकर धरने पर बैठ गए हैं और युवती की बरामदगी की मांग पर अड़े हैं। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरते हुए आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात को पोस्टमार्टम हाउस पे हूँ और ये घटना बहुत बहुत ज्यादा दर्दनीय घटना है और इनको सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये इस घटना से पूरा जिले का दलित समाज इस समय बहुत ज्यादा इनकी इस घटना से परेशान है कि इस तरीके की दर्दनाक जो घटना इन्होंने की है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक सिखाना चाहिए सरकार को भी। अब तक अभी हमारी बेटी जो कपसाड़ से जो बेटी जो उनकी माँ की निंदनीय मतलब इस तरीके से हत्या की है धारदार हथियार से और उनकी बेटी को उठा के ले गए, ये जंगल राज, इनको रोकना पड़ेगा। और अब तक तो प्रशासन को उनके घरों पे बुलडोजर लेके पहुंचा देना चाहिए था। जब बुलडोजर की बात करते हैं, छोटे से मामले में बुलडोजर भेजते हैं, जब दलित समाज पे अत्याचार होता है तब बुलडोजर नहीं निकलता इनका। इनको वहां जाना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की,
और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। मैं तो चला गया था जंगल को जी पहले ही गंडे काटने के लिए, और मैं कहा तुम खाना लेकर आ जाइयो चाय वाय पी के। और मैं गया उनसे आध पौन घंटा पहले, तो वे खाना लेकर जा रही थी। वे रास्ते में मिले, उन्होंने रास्ते में लड़की को छेड़खानी करा, तो फिर ये इसकी मम्मी उसे कुछ तो करती, जब गुस्सा भी करेंगे, तो उन्होंने इसको मार गिराया, काट दिया फरसे से, और लड़की को उठा कर ले गए, अभी तक मिली भी नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या कुछ ये पूरा मामला है, पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं और अभी भी आरोपी पकड़ से बाहर है, क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं आपको बता दूं, ये मामला 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसकी बच्ची की और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरठ के कपसाड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर एक बच्ची को खेत में काम करने गई, वहां से उसको अपहरण करके उसकी माता के फरसा से सिर पे वार किया गया, जो उसकी फरसे से नीचे गिरती है और गिरने के बाद उसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले आया जाता, जहां पर डॉक्टरों ने उसको अब इलाज के दौरान अब उसको मृत घोषित कर दिया। जब से ही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता अंदर एंट्री करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में भी अतुल प्रधान को रोड पर रोक लिया गया बैरिकेडिंग पर, वहां पर भी काफी हंगामा हुआ है। अतुल प्रधान धरने पर बैठ गया है। बताया जा रहा है कि अब मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा मौके पर पहुंचे हुए हैं और साथ में डीएम हैं, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एसएसपी का कहना यह है कि इसमें 8 से 10 टीमें लगाई हुई हैं, जो अलग अलग जनपदों में पहुंच रही हैं। पहुंचने के बाद जब भी इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है लगातार, तभी ये जो आरोपी है इसकी शीघ्र जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनका कहना ये है जब तक आरोपी की गिरफ्तारी और बच्ची बरामद नहीं की जाएगी तब तक ये अंतिम संस्कार उसका नहीं किया जाएगा। हालांकि गांव में जो है एक आक्रोश का माहौल देखा जा सकता है लोगों ने यहाँ पर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं कि पुलिस यहाँ पर अभी तक इतना टाइम हो चुका है लेकिन पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि इसलिए अब यहाँ पर गाँव को बिल्कुल छावनी में तब्दील किया हुआ है। क्योंकि बाहर से जो विपक्षी पार्टी के नेता आ रहे हैं, हाल ही में अभी गुलाम मोहम्मद नबी आए हैं विधायक, वो भी पहुंचे हैं, और साथ के साथ यहाँ पर योगेश वर्मा भी मौजूद है, और अतुल प्रधान को वहाँ बैरिकेडिंग के बाहर वहाँ रोक लिया गया है, वो वहीं धरने पर बैठ गए। बिल्कुल शाहरुख, और गांव में भी आक्रोश का माहौल है, दूसरी तरफ पूरे मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से अभी तक दिया जा रहा है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 10 टीमें लगा दी हैं और लगातार उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि जो आरोपी के साथ में उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको पुलिस ने उठा रखा है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी खाली है, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो जाता है और होने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं होती। बड़ी बात यह है जो उनकी परिजन, जो मृतक है, उनकी जो बेटी है, उसका अपहरण उस लड़के ने किया हुआ है, और अभी तक वो जो बच्ची है उसको नाबालिग भी बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है, आरोप है कि वो नाबालिग है, लेकिन वो अभी तक वो भी बरामद नहीं है और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी है। मेरठ जो कपसाड़ा गांव ये सरदने के पास ये पड़ता है, उसको पूरा आरएफ और कई अन्य टीमों में बिल्कुल छावनी से तब्दील कर दिया है। कई थानों के सर्किट सीओ हैं, थाने के कई थानों की फोर्स है,
और जितने भी आला अधिकारी हैं, एसपी ट्रैफिक हो, एसएसपी हो, डीएम हो, एसपी ग्रामीण हो, सब मौके पर मौजूद हैं। लगातार शीघ्र करने के लिए मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जल्दी ये आरोपी गिरफ्तारी करने की अधिकारी बात कर रहे हैं। ठीक है शाहरुख, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक के परिवार के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा विधायक के परिवार के नाम मतदाता सूची से गायब है। लखनऊ में 12 लाख वोटर ड्राफ्ट सूची से कट हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के क्षेत्र में 1,91,000 वोट कम हुए हैं। तो लखनऊ की मतदाता संख्या घटकर 27,94,000 हो चुकी है। वोट कटौती से चुनावी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। नेताओं ने ड्राफ्ट सूची को चुनावी रणनीति प्रभावित बताया है। तो लखनऊ में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के परिवार के कई नाम ड्राफ्ट सूची से गायब पाए गए हैं। शहर में कुल 12 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के क्षेत्र में 1,91,000 वोट कम हुए हैं। इससे लखनऊ की कुल मतदाता संख्या 27,94,000 रह गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस वोट कटौती से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। नेताओं ने इसे चुनावी रणनीति पर असर डालने वाला कदम बताया है। इस मामले ने लखनऊ में राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को जन्म दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां कफ सिरप मामले में प्रशांत उपाध्याय के घर छापेमारी की गई है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कफ सिरप मामले में प्रशांत उपाध्याय के घर छापेमारी की गई है। पुलिस ने प्रशांत के घर की सघन तलाशी ली है। जरूरी दस्तावेज और कागजात पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं कफ सिरप मामले में प्रशांत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशांत के फार्मा को भी सीज कर दिया गया है। तो वाराणसी में कफ सिरप मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी प्रशांत उपाध्याय के मुड़ेला थाना मुंडवाडी के क्षेत्र स्थित घर पर सघन छापेमारी की। इस दौरान कई जरूरी दस्तावेज और कागजात जब्त किए गए हैं। प्रशांत के खिलाफ इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा प्रशांत के फार्मा को भी सीज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपित को पकड़ने और मामले की गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित की है, जिससे सभी सबूत सुरक्षित किए जा सके और जल्द कार्रवाई की जा सके। छापेमारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, कफ सिरप मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब प्रशांत उपाध्याय के घर पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, जो कफ सिरप का प्रकरण हुआ है, तब से शुभम जायसवाल जो सरगना बताया जा रहा है वो फरार है और जो उसके पिता है भोला जायसवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो नया नाम इसमें निकल के सामने आ रहा है वो प्रशांत का नाम निकल के सामने आ रहा है, जिसकी भूमिका को लेकर के पुलिस जो है, चूंकि बनारस पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एसआईटी का भी गठन किया गया है, उसको लेकर के पुलिस जो है प्रशांत उपाध्याय के घर पहुंची हुई थी और जो वहाँ जो जरूरी कागजात हैं उनको अपने कब्जे में लेकर अपने साथ पुलिस गई है। फिलहाल प्रशांत की जो भूमिका है उसको लेकर के पुलिस जो है जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जो जरूरी दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि अभी तक प्रशांत उपाध्याय फरार बताया जा रहा है? देखिए, चूंकि इसमें प्रशांत की भूमिका जो है संदिग्ध है पाई गई है, जिसको लेकर के बनारस कमिश्नरेट पुलिस की जांच चल रही थी और उसी कड़ी में पुलिस जो है प्रशांत के घर पहुंची हुई थी। अब पुलिस ने जो कागजात अपने कब्जे में लिए हैं उसके आधार पर पुलिस जो है प्रशांत की संलिप्तता उसमें तय करेगी और कितना जो टर्नओवर है, किस तरह का कारोबार जो है प्रशांत उपाध्याय करता था। क्योंकि कफ सिरप का जो सिंडिकेट है वो प्रदेश स्तरीय या यूं कहें कि राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है और जो मुख्य सरगना है उसके ऊपर बनारस कमिश्नरेट पुलिस ने 50,000 और सोनभद्र पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ है।
तो प्रधान के पास जो कागजात लिए गए हैं उसकी भी जांच की जाएगी, और इसके साथ ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है, तो उसमें प्रधान की भूमिका की भी जांच की जाएगी। ठीक है विजेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।